एनसीईआरटी लुकिंग अराउंड बुक, जो आपकी ईवीएस बुक है क्लास 4 के लिए, उसका है चैप्टर नंबर 9 चेंजिंग फैमिलीज। फैमिली में बदलाव, फैमिली में बदलाव जो आते हैं, हम इस चैप्टर में डिफरेंट स्टोरीज से उसी को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज। यहाँ पर फैमिलीज के कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। देखिए ये पिक्चर्स, ये देखेंगे, ये पिक्चर है। पिक्चर देखने से हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, किस चीज के बारे में बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज, दीज आर फैमिलीज ऑफ निम्मी, जैरिंग एंड नजले। यहाँ पर 3 अलग अलग बच्चों की फैमिली के बारे में बताया है इस चैप्टर में, जिसका नाम है निम्मी, और एक बॉय है जैरिंग और एक गर्ल है नजली। तो ये निम्मी गर्ल। सो लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स, टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस। तो यहाँ बोलेंगे सबसे पहले आप पिक्चर्स को देखिए और उसके बारे में डिस्कस करिए कि क्या हुआ। उसके बाद हम यहाँ टॉपिक शुरू करेंगे, अ न्यू अराइवल। न्यू अराइवल का मतलब क्या होता है, कोई नया आया हुआ। तो सबसे पहले हम पिक्चर्स को देखते हैं, खुद एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस प्लस साइन को देखिए, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो फोटो है ये कहाँ का है, एक हॉस्पिटल का है। और हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं, हॉस्पिटल में ऑफ कोर्स हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर, और यदि कोई ऑलरेडी एडमिट हो तो उससे मिलने भी जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये है निम्मी और ये ओल्ड लेडी दिख रही है, ओल्ड लेडी है, मतलब ये इसकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं। तो ये या तो इसकी मम्मी की मम्मी है या तो पापा की मम्मी है। तो ये ग्रैंड मदर, ये दादी हो सकती हैं, और ये लग रहे हैं निम्मी के पापा। अब यहाँ पर एक और लेडी और एक बच्चा दिख रहा है जिसका हाथ फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर्ड हैंड को लेकर आ रहा है, और ये लोग हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये कोई और पेशेंट होंगे जो कि ट्रीटमेंट लेने के बाद हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं। सेकंड पिक्चर में आइए तो हम देखते हैं, तो हमको पूरा सीन अब क्लियर हो जाता है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ ऐसा लग रहा है ये निम्मी की मम्मी होंगी और इनके यहाँ एक छोटा बेबी बॉर्न हुआ है, यानी छोटा बच्चा पैदा हुआ है, और दादी उसको बहुत प्यार से देख रही हैं, और निम्मी के पापा भी बहुत खुश हैं और निम्मी की मम्मी भी बहुत खुश है। तो इसी का मतलब है न्यू अराइवल। तो यहाँ पर यही मतलब है न्यू अराइवल, मतलब कोई जो नया आया हुआ है। कौन आया हुआ है, छोटा सा प्यारा सा बेबी आया हुआ है निम्मी के घर में। तो स्टार्ट करते हैं। देयर इज ग्रेट एक्साइटमेंट इन निम्मीज फैमिली। निम्मी की फैमिली में बहुत ही एक्साइटमेंट, मतलब बड़ी उत्साह वाला माहौल बन गया है। शी हैज अ न्यू बेबी सिस्टर। तो उसकी छोटी बहन पैदा हुई है। क्योंकि आगे के पिक्चर्स में देखते हैं, पिक्चर नंबर 3। थर्ड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये उसी दिन का पिक्चर नहीं है, ये कुछ दिनों बाद जब डिस्चार्ज हो जाते हैं ना हॉस्पिटल से। डिस्चार्ज होने का मतलब जब छुट्टी हो जाती है हॉस्पिटल से, तो उस समय ये लोग बच्ची को लेकर, निम्मी के पापा, निम्मी की दादी और निम्मी की मम्मी बच्चे को लेकर यहाँ से बाहर निकल रहे हैं अपना सामान लेकर। और इस समय मुझे निम्मी यहाँ दिखाई दे रही है, तो पक्का वो घर पर होगी, और ये कंफर्म हो जाता है नेक्स्ट पिक्चर से, क्योंकि वो ऑटो से आ गए हैं अपने घर और निम्मी दौड़ पड़ी है अपनी प्यारी बेबी सिस्टर न्यू अराइवल को लेने के लिए। यहाँ पर एक और पर्सन दिख रहे हैं जो शायद निम्मी के कोई अंकल हो सकते हैं, मतलब उसके पापा के भाई वगैरह हो सकते हैं, और इनके हाथ में स्टिक और काला चश्मा देखकर लग रहा है कि ये ब्लाइंड है। एक्चुअली यही इनकी पहचान होती है। इस चीज को देखकर लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये ब्लाइंड है, इन्हें स्पेस देना है, इनकी हेल्प करना है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट। अब आपने चारों पिक्चर्स को देख लिया, तो अब आप लिखिए इनके आंसर्स जो क्वेश्चंस दिए हैं। हु वर द मेंबर ऑफ निम्मीज फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर। निम्मी की बेबी सिस्टर के आने के पहले निम्मी के फैमिली में कितने मेंबर्स थे। तो आंसर मैंने पहले ही लिख दिया है, जिससे कि वीडियो शॉर्ट हो सके और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। वीडियो को पॉज करके
इस आंसर को अपनी बुक को फिल कर सकते हैं। आंसर फादर, मदर, ग्रैंड मदर, अंकल एंड निमी। आपको पांचों लोग दिख रहे हैं ना। तो कब, यदि आप अभी थोड़ी देर के लिए बेबी सिस्टर को भूल जाइए, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन कि जब बेबी नहीं हुई थी ना उसके पहले कितने लोग थे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 फैमिली मेंबर्स थे। और एक्चुअली यहाँ पूछा गया है कि हु वर, इसमें इसलिए हमने यहाँ पर सभी के बारे में, सारे मेंबर्स कौन कौन से थे वो बताए हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स, मतलब कितने मेंबर्स आर देयर इन निमीज फैमिली नाउ। नाउ का मतलब है अब, मतलब कि कितने मेंबर्स हो गए हैं अब। तो आंसर क्या हो गया 6 मेंबर्स। हम इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, 6 लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी स्पेसिफाई करने के लिए मैंने बता दिया कि मदर, फादर, ग्रैंड मदर, अंकल एंड निमी तो ऑलरेडी थे। अब न्यू कौन आ गया अराइवल, बेबी सिस्टर। तो इस तरह से फैमिली में चेंजेस आते हैं। कैसे चेंज आया निम्मी की फैमिली में, न्यू बेबी सिस्टर आई। अब देखो कोई नया बच्चा पैदा होता है तो फिर क्या क्या होता है, लेट अस टॉक। तो आओ इसके बारे में हम बातें करते हैं। हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निमीज फैमिली मेंबर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू बेबी। तो ये आप बताओ कि नया बेबी जब निमी की फैमिली में आया तो उनकी जो लाइफ रूटीन, रोज की जो दिनचर्या थी, उसमें क्या कोई चेंजेस आए होंगे कि नहीं। तो हाँ, उसमें काफी परिवर्तन आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ। अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी। अब आप ही सोचिए कि आपके घर में कोई छोटा प्यारा सा बच्चा है तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा, उसी में रहेगा। ठीक है, मैं क्लास में भी देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जिनके यहाँ न्यूबॉर्न सिस्टर या ब्रदर होते हैं और इनके पेरेंट्स मीटिंग में आपकी मम्मी उनको लेकर आती हैं, तो आप बिल्कुल उसी की केयर करते रहते हो, उसके हाथ पकड़े रहते हो जिससे कि मतलब वो दूर ना जाए आपसे और आप उसको ज्यादा से ज्यादा खिला पाओ, उसके साथ खेल पाओ, जबकि वो खेलते भी नहीं है, बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ। तो अब उसकी मम्मी को कौन से नए काम करने पड़ेंगे। तो अब उसकी मम्मी को ज्यादा देर क्या करना पड़ेगा, मदर हैज टू पे अटेंशन अ लॉट ऑन द न्यू बोर्न। मीन्स अब उनको नए बच्चे पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और वो बाकी के काम करने के बजाय पूरा दिन उनको उसकी केयर करनी होगी। There will be a change in the daily work of Nimmy's father, grandmother and uncle with the arrival of new baby. Can you tell how? तो क्या आप बता सकते हैं कि मम्मी तो चलो बिजी हो गई क्योंकि उनकी बेबी हुई है, वो खुद भी हॉस्पिटल से आई हैं, लेकिन निम्मी के पापा, निम्मी की दादी, निम्मी के अंकल, उनके भी क्या डेली वर्क में, उनकी भी लाइफ में चेंजेस आएंगे न्यू अराइवल के आने के कारण। तो आंसर क्या होगा, यस। उनको भी क्या करना पड़ेगा, बाकी के सारे कामों में हाथ बटाना पड़ेगा, मदर की भी केयर करनी पड़ेगी और न्यूबॉर्न बेबी की भी केयर करनी पड़ेगी, उसको संभालना पड़ेगा। तो तभी निमी की मम्मी जो है वो अपनी पर्सनल केयर कर पाएंगी और थोड़े काम कर पाएंगी और खुद का भी ध्यान रख पाएंगी और निम्मी का भी, और निम्मी की भी जितनी जिम्मेदारी थी वो भी मिलकर बांटनी पड़ेगी। जैसे निम्मी को यदि पहले मम्मी नहलाती थी तो अब दादी नहलाएंगी कुछ समय के लिए। Has a small brother or sister been born in your home or in any house in your neighborhood? Neighborhood का मतलब होता है पड़ोस। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या आपका छोटा भाई या बहन हुआ है क्या, या आपके नेबरहुड में यानी आपके पड़ोस में। तो आप हुआ है तो यस, नहीं हुआ है तो नो। पर कहीं ना कहीं तो हमने न्यूबॉर्न को जरूर देखा ही हुआ होता है, चाहे हमारे रिलेटिव के यहाँ, हमारी अपनी फैमिली में या अपने नेबरहुड में। तो हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम। तो जैसे ही कोई नया बेबी घर में आता है तो कैसा फील होता है। तो आंसर है वी फील लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। हम बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत हमको अच्छा लगता है, एकदम हैप्पीनेस आ जाती है ना फैमिली में। हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी। और नए बेबी के आने से फैमिली में क्या चेंजेस हो जाते हैं, क्या चेंजेस घर में, क्या चेंजेस आते हैं। तो हो जाता है द टाइम टेबल हैज बीन चेंज्ड। हर चीज का टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बेबी के अकॉर्डिंग हो जाता है, या फिर हम क्या करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना पड़ता है, तो बहुत से चेंजेस आ जाते हैं, यानी जिम्मेदारियों को बांटना पड़ता है। फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम
आर इन द होम ऑफ रिलेटिव देन राइट। अब आपको क्या करना है, नीचे फिर कुछ क्वेश्चन आंसर है, आपको ये फाइंड करना है सबसे पहले कि क्या आपके घर में छोटा बच्चा जो हुआ था वो कब हुआ था। यदि आप ही घर में सबसे छोटे हैं तो आप अपने मम्मी पापा से पूछे कि आपकी रिलेटिव, आपकी मासी के यहाँ, मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, क्या किसी के यहाँ आपसे छोटा बच्चा है जो कि न्यूबॉर्न है, तो और उसके बाद लिखिए। तो हम मान लेते हैं कि आपकी जो आंट है, आंटी जो है आपकी, या जो आपकी समझ लीजिए मासी है, उनके यहाँ छोटा बच्चा हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है देन सॉरी व्हेन वाज द बेबी बोर्न, बेबी कब हुआ। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे जो कि आपने घर में पूछा है। तो मान लीजिए कि वो बेबी अभी 5 मंथ्स का है, तो आप लिख देंगे 5 मंथ्स बैक। 2 महीने पहले हुआ तो लिख देंगे 2 मंथ्स बैक। इज द बेबी अ बॉय और अ गर्ल, वो बेबी एक बॉय है या गर्ल है। तो आंसर हमने दे दिया बेबी बॉय, यदि गर्ल होगी तो आप लिखना बेबी गर्ल। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर, वो आपका क्या लगता है रिश्ते में या क्या लगती है। तो आंसर ही इज माई कजन, तो वो क्या लगा, आपका कजिन लगा, क्योंकि वो आपका सिबलिंग तो नहीं है ना, क्योंकि आपके मदर फादर मम्मी पापा अलग है और उसके अलग है, तो वो कजिन है, लेकिन वो सिबलिंग नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, ही इज माई कजिन। ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो क्या है, बेबी बॉय। बेबी गर्ल होती तो यहाँ लिखते शी। वेयर वॉज द बेबी बोर्न, बेबी कहाँ पैदा हुआ था। तो सारे बेबी मोस्टली कहाँ पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में ही होते हैं, तो आंसर इन द हॉस्पिटल। हु डज द बेबी लुक लाइक, बेबी किसके जैसा दिखता है। तो मोस्टली जो बेबी होते हैं वो अपने मम्मी या पापा जैसे ही दिखते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ही लुक्स लाइक हिज मदर। यदि वो फादर जैसे दिखता है तो आप फादर लिख सकते हैं। दैट इज दैट माई आंटी, मतलब मेरी आंटी जो कि उसकी मम्मी है उसके जैसा दिखता है। दैट, ये आई ई का मतलब होता है, आई डॉट और ई डॉट लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है दैट इज। दैट इज का मतलब होता है मतलब। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है। तो मोस्टली हमारे इंडियन हेयर्स का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, और बच्चों का कलर थोड़ा बालों का ब्राउन भी हो जाता है, तो हमने आंसर ब्लैक लिख दिया, ब्राउन भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर आईज, उसकी आंखों का कलर क्या है, हमने ब्राउन लिख दिया। ब्लैक होती है जनरली या ब्राउन होती है, कई लोगों की आंखें तो ग्रीन सी भी होती है ना। डज द बेबी हैव एनी टीथ, क्या बेबी के दांत हैं। लगा था आपको जब आप उससे मिलने गए थे, देखने गए थे, तो बेबी के दांत थे क्या। नो, क्योंकि छोटे बच्चों के दांत होते ही नहीं है। दांत कब आते हैं, 7, 8 या 9 महीने के बाद, जब उसको मतलब उसके बाद उसके दांत आने शुरू होते हैं। व्हाट डू वी फीड द बेबी विद, बेबी क्या बेबी को क्या खिलाते हैं। तो बेबी कुछ नहीं खाते हैं, बेबी दूध पीते हैं, तो आंसर हमने मिल्क लिख दिया। व्हाट इज द बेबीज लेंथ, बेबी की लंबाई कितनी है। मेरे ख्याल से आपकी गोद में आ जाते होंगे, ये थोड़े से पैर बाहर जाते होंगे, तो हम लिख देते हैं अराउंड 1.5 फीट। ये डॉक्टर भी बता देते हैं हॉस्पिटल में कि कितनी लेंथ है और कितना वेट है, कितना वजन है, कितनी लंबाई है, ये सब डॉक्टर रिकॉर्ड करते हैं ना। तो एक और आधा फीट यानी 1.5 फीट। आपको पता है कि जब कोई बेबी न्यूबॉर्न होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है हिंदी में, जन्म प्रमाण पत्र, और एक हेल्थ कार्ड मिलता है। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में तो उसको क्या मिलता है, एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है और एक हेल्थ कार्ड मिलता है। हेल्थ कार्ड में क्या लिखा होता है, जो वैक्सीनेशन होते हैं ना, कि कब कौन सा वैक्सीन लगना है, कौन सा वैक्सीन लग चुका है, वो सभी आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता ही है। और हेल्थ कार्ड भी आपका रखा होगा। हाउ मैनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप, बेबी कितना सोते हैं एक दिन में। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो आपको पता है मोर देन 17 आवर्स। एकदम जो न्यूबॉर्न बेबी होता है सोते ही रहते हैं, भूख लगती है तो ही उठते हैं, और कैसे उठते हैं बताते हैं क्या, नहीं, वो रोते हैं। सो मोर देन 17 आवर्स, तो कुल मिला के ना वो 17 घंटे से ज्यादा सो लेते हैं। व्हाट डिफरेंट साउंड्स डज द बेबी मेक, बेबी कैसा साउंड करते हैं, कैसी आवाजें करते हैं, वो रोते हैं। ही क्राइज एंड मेक्स वेरियस अदर साउंड्स, अलग अलग आवाजों में रोते हैं। आप फील करना, अलग अलग आवाजों में रोते हैं। यदि उनने कुछ गीला कर दिया है तो थोड़ी सी अलग आवाज होगी, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द है तो अलग आवाज होगी, भूख लग रही है तो थोड़ी सी अलग आवाज होगी, जो मम्मियाँ समझने लगती हैं। फिर हु डज द बेबी स्टे विथ
मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी सबसे ज्यादा किसके पास रहता है? ऑफ कोर्स हिज मदर। यहाँ पे बॉय है, हमने हिज लिखा, गर्ल होती तो हर लिखते। हिज मदर, दैट इज मतलब उसकी, मेरी आंटी। टेक अ फोटोग्राफ ऑफ अ बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक। अब आप क्या करेंगे, एक बेबी की पिक्चर अपने नोटबुक में चिपकाएंगे। या आपको ड्राइंग आती है तो बहुत अच्छी बात है। ये जब हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे तब ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी। न्यू प्लेस। अब यहाँ तक स्टोरी, एक टॉपिक हमारा हो गया है न्यू अराइवल, वो किसकी स्टोरी पे था? निम्मी के लिए था। अब हम आ रहे हैं दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे की स्टोरी, और उसके टॉपिक का नाम है न्यू प्लेस, मतलब नई जगह। जेरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। तो फिर से आपको पिक्चर्स देखनी है और अनुमान लगाना है। तो हम इसको पहले पढ़ लेते तो और जल्दी अच्छे से पिक्चर्स समझ में आती है। जेरिंग के फादर, ये जेरिंग के फादर हैं और ये इनके बॉस होंगे ऑफिस में। उनको एक लेटर दिया उन्होंने और ये हैंडशेक कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है। द लेटर सेड दैट ही वॉज बींग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। उस लेटर में लिखा था कि उनका प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन मतलब तरक्की हो गई है उनकी, जिस पद पे वो थे अब उनके आगे के लिए तरक्की हो गई है, उनकी सैलरी भी बढ़ गई है। लेकिन एक बात और है इसके साथ, एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। उनको दूसरे किसी सिटी में जाना है, उसमें लिखा होगा उनको दूसरी सिटी जाना है, जिस सिटी में वो रहते हैं उसके अलावा किसी दूसरी सिटी में जाना है और उनको वहां का ऑफिस ज्वाइन करना होगा। तो अब क्या होगा? अब फर्स्ट पिक्चर में तो हमें यही लग रहा है कि उनको वो कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं लेटर को देते हुए उनके बॉस। अब सेकंड पिक्चर में वो अपने घर आ गए हैं और घर वालों को ये बातें बता रहे हैं और जेरिंग दौड़ के उनके पास आ गया है। तो यहाँ हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो जेरिंग है ये इसके पापा हैं और ये मम्मी है और ये है दादाजी और ये दादी जी, मतलब ये ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। When Zering's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? तो जब जेरिंग के फादर ने अपने फैमिली को वो लेटर दिखाया होगा तो आपको क्या लगता है कि उनकी फैमिली ने क्या फील किया होगा? पहले तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हुए होंगे, बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि प्रमोशन किसको अच्छा नहीं लगता। वो प्रमोट हो गए तो बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन वो लिटिल बिट सैड भी हो गए होंगे। क्यों सैड हुए होंगे? क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ उनका घर हो सकता होगा, तो वो घर और सिटी को छोड़कर उनको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ेगा। वहाँ फिर से सारा सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। जेरिंग का नया स्कूल, नया घर देखना है, सामान सेट करना है, पैकिंग्स भी करनी है। तो थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी सैडनेस और बहुत सारी हैप्पीनेस, ये सब चीजें आई और देखो फैमिली में चेंजेस आ गए। थर्ड पिक्चर में मैं वही देख पा रही हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पैकिंग स्टार्ट हो गई है। फोर्थ पिक्चर में हम देख रहे हैं कि जेरिंग इज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड और उसके मदर फादर अलविदा कह रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन उनकी खड़ी हुई है, सामान रखा हुआ है और जेरिंग के ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर उनको बाय कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जेरिंग के ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि जिस सिटी से ये लोग मूव कर रहे हैं ना, वहां उनका अपना घर हो और वो अपने घर से नहीं जाना चाहते होंगे अब इस ओल्ड एज में, तो उनको वहां रहना है। तो उन्होंने कहा होगा कि आप तीनों जाओ और न्यू सिटी में रहो। तो ऐसा होता है ना कि ट्रांसफर के कारण भी हमारी फैमिली से कुछ मेंबर्स या किसी काम के कारण या पढ़ाई कर रहे हो तो हॉस्टल जाने के लिए जाना पड़ता है। तो बस वैसी ही कंडीशन है और फैमिली में देखो चेंजेस आ गए। पहले फाइव पर्सन एक फैमिली में रहते थे, यानी 5 मेंबर्स की फैमिली थी। अब ये रह गए 3 मेंबर्स अलग सिटी में हो गए और 2 मेंबर अलग सिटी में गए, अलग अलग घर में हो गए। तो ये हमको इस फैमिली में चेंजेस दिख रहे हैं। What will change in Zering's family after his father's transfer? तो हमें यही बताना है कि जेरिंग की फैमिली में उसके फादर के ट्रांसफर के बाद क्या चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, who from Zering's family will live with his father at the new place? Who from Zering's family will
लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस। तो आपको ये बताना है कि ज़ेरिन के फैमिली से कौन कौन से मेंबर ज़ेरिन के फादर के साथ न्यू प्लेस पर रहेंगे, और ज़ेरिन विच स्कूल विल ज़ेरिन गो टू नाउ, और अब ज़ेरिन कौन से स्कूल जाएगा। विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स, क्या उसके नए दोस्त होंगे। तो ये सारी चीजें बदलाव आ गई हैं। आपको तो पता है 3 मेंबर्स हैं। ज़ेरिन के फादर के साथ कौन कौन रहेगा, ज़ेरिन के फादर, ज़ेरिन की मदर और खुद ज़ेरिन रहेगा, है ना। और नए स्कूल, अब उनके मन में बहुत सारी बातें होंगी कि नए, उसके मन में, ज़ेरिन के मन में, कि इसके नए फ्रेंड होंगे कि नहीं, कैसा होगा नया स्कूल, कौन सा होगा। हैज एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, क्या आपकी फैमिली में भी कोई मेंबर नए प्लेस पर रहने गए हैं वर्क के कारण। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज, और जब ये बदलाव आया था तो आपको कैसा लगा था। बहुत चेंजेस आ गए होंगे ना। मान लो कोई आपका बड़ा भाई है जो पढ़ने बाहर चला गया हॉस्टल में, उसको रहना है, या बड़ी बहन, पहले आप बहुत सारी बातें उनसे शेयर करते रहे होंगे, वो आपको होमवर्क में हेल्प करते रहे होंगे, और अब चेंजेस आ गए, है ना। अब आपको खुद करना पड़ रहा है या किसी और से हेल्प लेना पड़ रहा होगा। इज देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस, क्या आपके क्लास में या स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो दूसरे शहर से आया हो। इफ सो टॉक टू हिम और हर, यदि ऐसा कोई है तो उससे आप बातें कीजिए। हिम और हर मतलब यदि वो बॉय हो तो हिम और गर्ल है तो हर। वेयर हैज शी और ही कम फ्रॉम, वो वेयर हैज शी और ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है या वो कहाँ से आई है। वट वॉज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक, उसका या उसका मतलब पिछला स्कूल कैसा था। वॉट डज ही और शी फाइंड डिफरेंट हियर, उसे यहाँ पर पिछले स्कूल से क्या अलग लगा इस स्कूल में। डज ही और शी लाइक द चेंज, क्या उसे जो बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, अच्छे लगे। तो ये हुई ज़ेरिन की फैमिली के बाद। अब हम आ रहे हैं नजली की फैमिली की बात करें। नजली जो एक गर्ल है, इसके टॉपिक का नाम है इट्स अ वेडिंग। वेडिंग का मतलब होता है शादी। यहाँ एक शादी हो रही है, पिक्चर से ही दिख रहा है कि देखिए एक यहाँ पर एक ग्रूम, यहाँ पर एक सॉरी ब्राइड बैठी हुई है, मतलब ब्राइड मीन्स दुल्हन बैठी हुई है, और जिस तरीके से घूंघट किया उससे समझ में आ रहा है कि दुल्हन है और बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, और ये जो है यही नजली होगी, नजली बैठी हुई है। सो देयर इज ग्रेट जॉय इन नजलीज होम टुडे, नजली के घर में आज बड़ा उत्साह का माहौल है, बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशहाली छाई हुई है, खुशहाली खुशहाली। तो हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके भाई की, बड़े कजिन भाई की शादी हो रही है ना। उसका सिबलिंग नहीं है, उसका कजिन है जिसकी शादी हो रही है। तो सेकंड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिचुअल्स हो रहे हैं, मतलब रीति रिवाज हो रहे हैं, शायद मुंह दिखाई जैसी रस्म हो रही है। देखो ये कैसे घूंघट डालकर ये बैठी हुई है। और फिर तीसरे पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे सभी लोग रिश्तेदार वगैरह खड़े हैं, और यहाँ पर भी कोई रीति रिवाज हो रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं। फोर्थ पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये लोग बहुत सी मिठाइयाँ खा रहे हैं मिलजुल के, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर बहुत ही ग्रेट जॉय का यहाँ पर एटमॉस्फियर है। तो लेट अस टॉक, तो इसके बारे में आओ हम बातें करते जो जो हमने पिक्चर्स देखे हैं। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नजलीस फैमिली आफ्टर हिज दिस वेडिंग। तो आपको क्या लगता है कि नजली की फैमिली, ये नजली की फैमिली है, क्या इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। व्हाट विल चेंज, और वो चेंज क्या होंगे। अब देखो इस पिक्चर से समझ में आ रहा है कि जब ये नजली के कजिन की शादी है, मतलब ये नजली जो है वो जॉइंट फैमिली में रहती है। आपने फैमिली ट्री बनाए होंगे ना, है ना। जैसे कि आपके पेरेंट्स कौन है, आपके मम्मी पापा और आपके पापा के भाई, पापा की बहनें भी फैमिली में जब होती हैं, और आपके पापा के मम्मी पापा यानी दादा दादी, तब इस तरीके से वो फैमिली ज्वाइंट होती है। और जब आप अपने मम्मी पापा के साथ बस रहते हो और कोई नहीं, तो वो स्मॉल फैमिली होती है। तो ये ज्वाइंट फैमिली में रहती है। तो उसी फैमिली में अब एक और मेंबर आ गया है, तो फैमिली में यहाँ पर चेंजेस आ गए। तो ये जो न्यू ब्राइड है, जो दुल्हन है, ये नजली की कौन लगेगी, क्या रिलेशन होगा, ये इसकी भाभी होंगी यानी सिस्टर इन लॉ होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक और मेंबर बढ़ गया है।
सो डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज? तो यस, यहाँ पर चेंजेस आ गए हैं. डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस in the home from where the new bride has come? What kind of changes? तो आपको क्या लगता है कि ब्राइड जिस घर से आई है, अब जो दुल्हन है वो भी तो किसी घर से आई होगी, तो जिस घर से आई है क्या उस घर में भी कोई चेंज हुआ होगा? हाँ, वहां भी हुआ होगा, क्योंकि उनकी बेटी की शादी हुई है और उनकी बेटी शादी होकर दूसरे घर में चली गई है, तो वहां से एक मेंबर कम हो गया होगा और वो खुश तो होंगे लेकिन सैड होंगे, है ना? क्यों? इमोशनली तो वो बहुत सैड हो गए होंगे, क्योंकि उनकी बेटी को अब वो अपने साथ नहीं रख पाएंगे, वो दूसरे घर में चली गई है, तो वहां से एक मेंबर कम हो गया और नजली के फैमिली में एक मेंबर बढ़ गया. टॉक टू योर मदर एंड आंट इन द फैमिली. आप अपने फैमिली में अपनी मम्मी चाची से बात कीजिए जो कि आफ्टर मैरिज आप इस फैमिली में आई हैं. ठीक है. आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड. तो उनसे पूछो कि वो शादी के पहले कहाँ रहती थी, तो वो आपको बताएंगे कि दे लिव्ड विद देयर पेरेंट्स, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी. हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिली देन. तब उनके फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स थे, तो वो बताएंगे कि उनके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा भाई बहन यानी ब्रदर सिस्टर मदर फादर रहते थे, और यदि ग्रैंड मदर वगैरह होंगी तो वो भी बताएंगे. फिर हैज एनीवन इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली? हु, क्या तुम्हारी फैमिली में अभी अभी किसी की शादी हुई है, और हुई है तो कौन? सो टॉक टू योर क्लासमेट एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज. तो आप ये अपने क्लासमेट से भी आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि जब शादी होती है फैमिलीज में तो कैसा माहौल होता है, कैसा लगता है. तो सेलिब्रेशन होते हैं, डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं. सेलिब्रेशन होते हैं और क्या होते हैं? डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं. मतलब वहाँ पर बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं और बहुत हर्षोल्लास का, बहुत ही जॉय का माहौल होता है, तरह तरह का खाना बनता है, बहुत सारी चीजें होती है. तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड. क्या स्पेशल खाना बनता है? रोज की तरह का खाना नहीं बनता है. शादियां जब होती हैं तो कुछ स्पेशल खाना बनता है, जैसे कुछ अच्छी तरह की सब्जियां बनती है, वेजिटेबल, शाही पनीर, बासमती राइस, दाल, रायता, गुलाब जामुन वगैरह, है ना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वेयर. दूल्हा और दुल्हन, ब्राइड मीन्स दुल्हन, ब्राइडग्रूम मीन्स दूल्हा. तो दूल्हा और दुल्हन कुछ स्पेशल तरह के कपड़े पहनते हैं, तो वो कैसे पहनते हैं? ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं उस दिन, कैजुअल ड्रेसेस नहीं पहनते, स्पेशल ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बता सकते हैं कि ब्राइड ग्रूम वेयर्स शेरवानी एंड और साफा, ना, शेरवानी पहनते हैं और सर पर एक पगड़ी जैसी साफा होती है. और एंड ब्राइड वेयर्स रेड चुनरी, साड़ी और लहंगा सेट विद लॉट्स ऑफ ज्वेलरीज. तो बहुत सारी ज्वेलरी पहनती है दुल्हन, और रेड चुनरी डालती है या कोई और कलर की, और साड़ी पहनती है तो लहंगे का सेट पहनती है. what kind of songs and dance are performed at weddings. तो वेडिंग पे किस तरह के डांस और गाने होते हैं? तो मैंने आंसर लिख दिया वेडिंग सॉन्ग्स, यानी शादी के गाने बजाए जाते हैं. और बहुत से लोग तो खुद गाते और बजाते भी हैं, ढोलक वगैरह लेके मंडली बनाकर वो गाते हैं अलग अलग सॉन्ग, है ना. और जैसे यदि विलेज का माहौल होता है तो उस हिसाब से, और सिटी का होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो वेडिंग सॉन्ग्स गाते बजाते हैं और डांस करते हैं. व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड. तो आपने कभी ना कभी कोई शादी जो अटेंड की हो, और स्पेशली वो शादी जो आपकी फैमिली में किसी की हुई होगी, तो आपने उसमें क्या देखा? ड्रॉ सम पिक्चर इन योर नोटबुक. तो आप उसका सीन अपनी नोटबुक में बनाइए, और ऐसे ही सीन आपके क्लासमेट को बनाने में कहिए कि वो उस जब वो किसी शादी में गया था तो उसने क्या देखा, और उसके बाद दोनों पिक्चर्स को देखिए. We saw changes taking place in our families of Nimmi, Zering and Najli because of different reasons. तो हमने अभी तीनों स्टोरीज में देखा कि निम्मी की फैमिली, जैरिंग की फैमिली और नजली की फैमिली में चेंजेस आए थे अलग अलग कारणों के कारण. ठीक है, तो आगे भी हम उनको डिस्कस करेंगे. तो आपने इस चैप्टर में ये देखा कि फैमिली में जब चेंजेस आते हैं तो बच्चों पे कैसा उसका असर पड़ता है. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट डाउन द रीजन फ्रॉम देयर चेंजेस. तो इसके बाद ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा. ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया इस वीडियो का, चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज का. थैंक यू.